हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहूँगा। हमें बहुत सारे बच्चों और स्टूडेंट्स के ईमेल्स, मैसेजेस, टेलीग्राम ग्रुप्स पे मैसेजेस, कॉल्स आए जिन्होंने ये कहा कि सर क्या आप इस डिस्काउंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हमने कहा कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। 20% डिस्काउंट कोड जो यूपीएससी के सभी कोर्सेज के ऊपर लग रहा है वो अब 31 मार्च नहीं बल्कि 2 दिन और वैलिड रहेगा। तो 2 दिनों के लिए आपका ये कोर्स और ज़्यादा देर तक वैलिड रहेगा। वी हैव डिसाइडेड दैट गोइंग फ्रॉम टुडे एंड टुमारो। तो आज और कल अगर आप एनरोल करते हैं, मिशन यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 20% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। दोस्तों, एक और बात याद दिला दूं कि 2 पार्ट्स में मैं ऑलरेडी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस कर चुका हूं। लीडिंग अप टू द 44th अमेंडमेंट वी हैव डिस्कस्ड, और अब हम आज इसके आखिरी पार्ट पे हैं, लास्ट पार्ट पे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाकी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझ आ जाएं, तो प्लीज पहले 2 पार्ट्स को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक अटैच करवा दूंगा। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब भी संविधान बदलता है, कौन सा नंबर संविधान का अमेंडमेंट है और उसमें क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, यही डिस्कशन हमारी चल रही है। 52nd अमेंडमेंट जो है वो 1985 के अंदर आया, और ये आया राम गया राम सिंड्रोम को, या आया राम गया राम की जो बीमारी भारत की पॉलिटिक्स में थी, उसे ठीक करने के इंटेंशन से आया था। तो सुबह अगर आप किसी पार्टी से इलेक्शन जीतते हैं, दोपहर को कोई किसी दूसरी पार्टी में आप चले जाते हैं और शाम को उसी पार्टी में वापस आ जाते हैं। ऐसा गया राम साहब ने हरियाणा में किया, और इसके बाद ऐसे बहुत सारे डिफेक्शन के केसेस सामने आने लगे, जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन कानून लाने की बात हुई। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज एडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो हमने 9th शेड्यूल की एडिशन देखी थी जो हमारे संविधान के अंदर पहले अमेंडमेंट से आया था। अब हम 52nd अमेंडमेंट पे पहुंच चुके हैं जिसने 10th शेड्यूल ऐड किया गया है, और ये डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे आपको डिस्क्वालीफाई करने की बात करता है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड फ्रॉम अ पार्टी टिकट, इलेक्टेड फ्रॉम एनी पार्टी दैट कैन बी XYZ, अगर वो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी बदल देता है, इफ ही or she changes the party or resigns from the party, then anti defection proceedings will take place। दोस्तों, एंटी डिफेक्शन के बारे में डिटेल में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में जरूर डिस्कस किया है, उसे भी आप हमारे ही चैनल पे देख सकते हैं। चलिए, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 लैंडमार्क क्यों है? क्योंकि इससे आपकी जो वोटिंग एज है वो 18 से 21 ईयर्स तक हो गई। देखिए, मेरा पर्पस यहां पे है कि आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स याद रहें। 61st अमेंडमेंट पे हम पहुंच चुके हैं 52nd से स्टार्ट करके, तो 52 से 61 हम आ गए हैं। 61st अमेंडमेंट कहती है कि भाई 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति इलेक्शन के अंदर वोट दे सकता है, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। राज्यसभा में नहीं दे सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। फिर आता है 1991 का 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। फेमस इसलिए क्योंकि इसी ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की शुरुआत की थी। इसी एक्ट ने, इसी अमेंडमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 239AA ऐड किया था, और इस आर्टिकल के थ्रू दिल्ली को एक यूटी विद लेजिस्लेचर बनाया गया था। इस यूटी विद लेजिस्लेचर के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और इसमें 70 मेंबर होंगे, 70 मेंबर्स होंगे, ऐसा इसमें लिखा गया। So this is a very very important amendment, 1991 का 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये एक ऐसा अमेंडमेंट है दोस्तों, या ये दोनों ऐसे अमेंडमेंट है जिसके 30 इयर्स पूरे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1993 से ये अप्लाई होना शुरू हो गया था, और 24 अप्रैल 1993 से अप्लाई होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से नेशनल पंचायती राज दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 73rd और 74th अमेंडमेंट से आपने संविधान के अंदर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज बनाना कंपलसरी कर दिया। पहले ये हर एक स्टेट की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने स्टेट में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी बनाए, लेकिन एक रूरल एरियाज के अंदर
3 लेवल पंचायत बनाना और अर्बन एरियाज के अंदर अलग अलग टाइप की म्युनिसिपल बॉडीज बनाना बिकेम कंपल्सरी आफ्टर दिस एक्ट। इस एक्ट के साथ बहुत सारी अलग अलग और भी चीजें ऐड की गई। अगेन एज आई टोल्ड यू कि मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चला रहा हूं। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि अगर आपने वो कवरेज नहीं किया है तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो ये भी कहता है कि सर 73rd अमेंडमेंट से मैं पंचायत की बात कर रहा हूं, 74th अमेंडमेंट से मैं म्यूनिसिपैलिटीज की बात कर रहा हूं, और पंचायत के अंदर मैं 11th शेड्यूल ऐड कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन में, और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए 12th शेड्यूल। So now 11th and 12th schedule, that means all the 12 schedules are completed. 11th schedule के अंदर 29 functions हैं या 29 items हैं जिसको लेके पंचायत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो दीज इंक्लूड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उस लिस्ट के अंदर लिखी हुई हैं। सिमिलरली म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी लिस्ट, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारी गतिविधियां या एक्टिविटीज, दीज कैन बी हैंडेड ओवर टू द म्यूनिसिपैलिटीज एंड दीज कैन बी हैंडेड ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ध्यान देना है, कैन बी हैंडेड ओवर। कैन बी हैंडेड ओवर का मतलब है कि हर स्टेट की अपनी मर्जी है कि वो 11th और 12th शेड्यूल में से कितने फंक्शंस पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी को प्रोवाइड करता है। फिर आता है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सीक्वेंस में चल रहे हैं, 1995, 1995। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 1992 के अंदर इंदिरा साहनी जजमेंट आई थी। एक केस था जिसका नाम था इंदिरा साहनी केस। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस के अंदर क्या बोला सर? उन्होंने कहा कि यू कैन गिव रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स वाइल रिक्रूटमेंट, बट यू कैन नॉट गिव रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स वाइल प्रमोशन। तो अगर आपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे किसी को प्रमोट करना है गवर्नमेंट जॉब में, तो वो जो ऊपर वाली पोजीशन है, मान लीजिए लेवल 2 है और लेवल 1 है, तो लेवल 2 पे यू कैनॉट कीप रिजर्व्ड सीट्स, आप सीटें रिजर्व नहीं कर सकते हैं SC ST के लिए। लेकिन 77th अमेंडमेंट एक्ट से संविधान में ही हमने ये ऐड कर दिया दैट वी कैन प्रोवाइड, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज ऐड कर दी गई। 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो इट ट्राई टू नेगेट द इंदिरा साहनी जजमेंट। इंदिरा साहनी जजमेंट ने दूसरी चीज ये भी कही थी अपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कि भाई साहब देखिए, आप जितना मर्जी रिजर्वेशन दे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC को जितना मर्जी रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर दें या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर दें, दैट शुड नॉट एक्सीड 50%, दैट शुड नॉट एक्सीड 50%। बट बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। यानी कि अगर आपने 100 डेज के अंदर या 100 सीट्स 2019 में रिजर्व की थी एंड उसमें से 40 सीट्स वर रिजर्व्ड सीट्स, बट ओनली 20 सीट्स कुड गेट फिल्ड, ओनली 20 सीट्स वर फिल्ड, एंड नेक्स्ट ईयर you advertise 100 seats, here you reserve 40 seats and you add 20 seats that were unfilled in the last time 2019 में जो रह गई थी वो 20 सीट्स अगर इसमें ऐड कर देते हो तो सम टोटल बन जाता है 20 रिजर्व्ड सीट्स ऑफ लास्ट ईयर, 40 रिजर्व्ड सीट्स ऑफ दिस ईयर, तो ये बन जाता है 60। अब 60 आउट ऑफ 100 विल बी कॉल्ड एज कि 50% से ज्यादा हो गया। ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, सो दैट दिस प्रॉब्लम डज नॉट अराइज, इट वाज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि 50% सीलिंग बैकलॉग वैकेंसी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं वैकेंसी, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब आ जाते हैं 84th अमेंडमेंट। तो आज तक हमने कौन से पढ़ लिए, फटाफट याद करो। 52nd हमने पढ़ा, 61st हमने पढ़ा, 69th, 73rd, 74th, 81st एंड 84th। देखिए कितनी जल्दी कितने सारे अमेंडमेंट्स हमने याद कर लिए हैं। 84th अमेंडमेंट 2001 में आया और इसने लोकसभा के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी दैट इट कैनॉट इंक्रीज एंड इट कैनॉट इंक्रीज अप टू 2000, the year 2000, that was extended to the year 2026. Now you will tell me in the comment section, आप मुझे बताएंगे comment section में कि सर कौन से अमेंडमेंट ने 1971 के सेंसस के आधार पे जो पॉपुलेशन थी, 1971 के सेंसस के आधार पे जो पॉपुलेशन थी उसके बेसिस पे नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा को फ्रीज करके रख दिया था।
कि इन सीटों को बढ़ाया नहीं जा सकता। टेल मी द अमेंडमेंट नंबर, इफ नॉट मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने ये सब रिवील किया। अब आते हैं 2002 में, साल 2002 में आ गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्राइम मिनिस्टरशिप है और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चल रही है। 86th constitutional amendment is a landmark amendment because it has provided for a fundamental right of education. ठीक है, but that fundamental right of education is only elementary education, that is 6 to 14 years of age. तो 3 आर्टिकल में बदलाव करता है ये, फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 45 के थ्रू ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अप्लाई करता है चेंजेस, दैट मींस 0 to 6 years, 0 से 6 साल के बच्चों तक के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। दैट वी नो कि इट इज अ फंडामेंटल राइट, बट फंडामेंटल राइट किसका है? एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के लिए, के बच्चों के लिए। और 51A यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये एक यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ये एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर देता है, दैट एनी गार्डियन और पेरेंट हैज द फंडामेंटल ड्यूटी टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल, अगर वो 6 से 14 साल के। तो फंडामेंटल राइट चेंज हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल चेंज हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी भी चेंज हुई। देन अनदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट 2003 में आया और 91st अमेंडमेंट में 3 चीजें बताई गई। देखते हैं क्या। सबसे पहली बात यह कही गई कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट as well as the total number of ministers in the state government will not exceed 15% of the total strength of the house. तो अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 15% ऑफ अराउंड 545 की बात करते हैं, तो लगभग 65 to 70 मिनिस्टर्स से ऊपर यहां नहीं हो सकते, जबकि असेंबली स्टेट असेंबली की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये कैप लगा दिया, लिमिट लगा दिया नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। दूसरा, जिन एमपीज या एमएलएस को एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया है, ध्यान दीजिए दोबारा, 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन के अंदर जिन एमपीज या एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो किसी भी और पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दैट मींस इफ दे आर एनी मिनिस्टर और एनी रेम्यूनरेटिव पोजीशन, तो यहां से भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं मिनिस्टर था, अब मैं एमएलए के तौर पे डिस्क्वालीफाई हो गया तो आई कैन कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर, दिस कैन नॉट हैपन। ठीक है। ऑल्सो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती थी आपकी एज एन अंडर एंटी डिफेक्शन, बट वन थर्ड ऑफ योर पार्टी स्प्लिट, तो मान लीजिए आपकी पार्टी है एक्स, उसमें से 1/3 यानी कि आपकी पार्टी ने मान लीजिए इलेक्शन जीता था, या इलेक्शन में उन्होंने 30 सीट्स जीत ली थी लोकसभा के अंदर। नाउ आउट ऑफ दोज 30 सीट्स, इफ 1/3 ऑफ द एमएलएज दे से कि हमने पार्टी स्प्लिट करनी है, बदल देनी, देन इट यूज्ड टू से, तब ये होता था कि भाई एंटी डिफेक्शन में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, एग्जेम्पशन सी मिल जाती थी आपको। अब वो एग्जेम्पशन शायद आपको नहीं मिलेगी, बट there is a new addition clause added, that is what, अगर आपकी पार्टी के 2/3 members, if 2/3 members of your party, और पार्टी का मतलब ये नहीं हो कि कोई भी बाहर पार्टी है, 1 करोड़ लोग बैठे हैं तो फिर उसमें से 2/3, नहीं, पार्टी का मतलब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से 2/3 members, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से 2/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर देते हैं या मर्ज कर देते हैं, then that will not be called defection। तो इसका मतलब उस केस में, उस सिनेरियो में आप एंटी डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की ये क्रिटिसिज्म भी है कि यहां पे मास डिफेक्शंस अलाउड होते हैं लेकिन इंडिविजुअल डिफेक्शन अलाउड नहीं होते हैं। तो लेट्स मूव क्विकली टू द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट ने क्या किया? इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आर्टिकल 19 के अंदर इंक्लूड किया गया एज पार्ट ऑफ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, तो 19(1)(c) के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना आपका फंडामेंटल राइट है। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए आर्टिकल 43B के अंदर, दैट सेड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट एडेड अ स्पेशल चैप्टर कॉल्ड 9B,
पार्ट 9B इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट सेड कि कोऑपरेटिव से रिलेटेड उसमें जो प्रावधान होंगे, प्रोविजंस होंगे, वो सारे हम संविधान में लिस्ट कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट कर देते हैं। सो कोऑपरेटिव से जुड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 97th अमेंडमेंट। इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, और वो क्यों न्यूज में था उसके लिए आप जरूर मेरा 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है और इसके बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके क्या बातचीत चल रही है। Then comes the one which is the most in news this year, that is the failed attempt of 99th Constitutional Amendment Act, जिसके द्वारा आपने कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की कोशिश की। हमें पता है कि 3 जजेस केस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई या जजमेंट्स आई, उसके हिसाब से अब सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। बट नाउ एंड दैट कोलिजियम सिस्टम वाज चैलेंज्ड इन फैक्ट इन द ईयर 2014 थ्रू दिस 99th अमेंडमेंट। तो पार्लियामेंट में पास हुआ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू एक नई बॉडी बनाने की बात की गई जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन में से एग्जीक्यूटिव में से 3 मेंबर होने थे और आपके जुडिशरी में से 3 मेंबर होने थे, और इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपके सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होने थे। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फोर्थ जजेस केस के अंदर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। इट डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड कोलिजियम सिस्टम जो था वही अभी भी जजेस की अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन देता है। जिन भी नामों को कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द कोलिजियम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस, जिन भी नामों को देते हैं आगे मिनिस्ट्री को, उन्हीं को प्रेसिडेंट को ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना पड़ता है। सो ओनली द नेम्स दैट गो फॉरवर्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट आर हेल्ड eligible, or they are the ones only who can be appointed as the judges. 100th Constitutional Amendment Act 2015 बाउंड्री एग्रीमेंट को लेके है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री एग्रीमेंट तो साइन हुआ था, लेकिन वो तब पाकिस्तान हुआ करता था, उसे नेहरू नून एग्रीमेंट भी बोला जाता है। और याद करो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद यू गाइस, एंड दैट वाज 9th Constitutional Amendment. But that 9th Constitutional Amendment due to political pressure could never be implemented. फिर क्या होता है, 2014 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे एंड उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ एग्रीमेंट साइन करते हुए ये कहा कि हम कुछ अपने बाउंड्री के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे, जिसमें से डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण था एनक्लेव्स बनना। एनक्लेव्स जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि मान लीजिए ये बॉर्डर है, तो ये वाला जो एरिया है रेड वाला वो इंडिया का है, ग्रीन वाला जो एरिया है वो बांग्लादेश का है, फिर रेड वाला इंडिया का है, फिर ये बांग्लादेश का है। सो ऐसे छोटे छोटे एनक्लेव्स बन गए थे। अब एनक्लेव्स तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है, मान लीजिए हम यहां से यहां पहुंचना चाहते हैं, तो फिर वी विल हैव टू गो थ्रू बांग्लादेश, और यहां के लोगों के बेसिक अम्यूनिटीज या सुविधाएं नहीं होती थी, इसीलिए हमने एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज मतलब ये वाले जो एनक्लेव थे वो हमने रख लिए और बांग्लादेश के जो एनक्लेव्स थे इंडिया में वो बांग्लादेश के जो एनक्लेव्स थे वो हमने रख लिए, और इंडिया के जो एनक्लेव्स थे वो हमने बांग्लादेश को दे दिए। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि एक्सचेंज ऑफ लैंड हो गया, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी हो गया, और इसके अंदर बिकॉज वी वर गिविंग अवे सम टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, वी हैड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि मैंने स्टेट बदल दिए, स्टेट के नाम बदल दिए, नहीं, हम बाउंड्री बदल रहे थे, बाउंड्री चेंज कर रहे थे, इसलिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ा। हमें फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ा, जहां पे हमने आसाम का एरिया, बंगाल का एरिया, ये सब चेंज किया, और इसीलिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इस अमेंडमेंट को कौन नहीं जानता, 101st। इसके बाद वाले तो आप सभी को पता होने चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी रिसेंट। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए जो भी चेंजेस करने पड़े वो हमने 101st अमेंडमेंट से किया है। दैट इंक्लूडेड गिविंग कंकरेंट टैक्सेशन पावर्स टू द सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर को भी उतनी पावर मिली, स्टेट्स को भी उन्हीं पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर जीएसटी लगाने की पावर मिली, जिससे एसजीएसटी अलग, सीजीएसटी अलग, बट टैक्स सेम चीज के ऊपर लगता है।
तो उसी तरीके से अलग अलग चेंजेस लाए गए, जीएसटी काउंसिल के लिए जो चेंजेस लाए गए, ऑल दोज चेंजेस वर ब्रॉट बाय द 101st अमेंडमेंट। 103rd अमेंडमेंट पे आ जाओ, सेकंड मैंने स्किप कर दिया है, सेकंड आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, बहुत आसान है। 103rd अमेंडमेंट पे आ जाओ। 103rd अमेंडमेंट कहता है कि आर्टिकल 15 और 16 दीज विल बी अमेंडेड दैट विल प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस in educational institutions as well as government jobs. So this 10% reservation is for economically weaker section. यहां अमेंडमेंट के अंदर क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया होगा, किसे ईडब्ल्यूएस माना जाएगा, बट ये रिजर्वेशन का प्रावधान डाल दिया गया। इसे नवंबर 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहराया। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल आया था, नवंबर 2022 में इसे वैलिड ठहराया गया। और आखिर में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट हैज एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा एज वेल एज द स्टेट असेंबलीज। दोनों जगह 10-10 साल के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व की जाएगी उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, लेकिन एंग्लो इंडियंस के लिए सीट्स रिजर्व नहीं की जाएगी। सीट्स रिजर्व नहीं होती थी, बेसिकली दे यूज्ड टू बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते थे और स्टेट की असेंबलीज में 1 एंग्लो इंडियन गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होता था। नाउ सच अ प्रोविजन इज नॉट देयर। एंग्लो इंडियंस मींस दोज पीपल हु आर ऑफ यूरोपियन डिसेंट, ब्रिटिश यूरोप के डिसेंट के हैं, उनके पूर्वज यहाँ वहाँ के थे, लेकिन वो यहाँ पे आके सेटल हुए, यहाँ पे आके उन्होंने लोकली मैरिज की और इनकी फैमिली जो है वो अब एंग्लो इंडियंस के नाम से जानी जाती। सो दीज पीपल वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ एक्सटेंशन। इस तरीके से हमारी जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमने कवर किए हैं। आपने मुझे कॉमेंट्स में बताना है 102nd, कुछ काम आपको भी दूंगा ना, एंड 105th Constitutional Amendment Act. You will tell me about these two acts. ठीक है, कुछ काम आपके लिए भी छोड़ देता हूं ताकि आप भी रिसर्च करें। सारी चीजें अगर मैं यहां पे बता दूंगा तो फिर आपका मेंटल एक्सरसाइज भी कम हो। दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और तीनों वीडियोस को एक साथ रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, सो दैट यू हैव अ मेमोरी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल रहेगा रिवीजन का। Thank you and have a very nice day.